अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ राना रोमेल साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। और इनके साथ बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई और डिफरेंट ऑप्शंस पे इन्होंने अपनी फाइनेंशियल डिस्कस किया। तो ये तो हम नहीं बताएंगे कि राना साहब के पास पैसे कितने हैं, हम ये भी नहीं बताएंगे राना साहब क्या करते हैं। लेकिन वो बातें जो आप लोगों से रिलेटेड हैं वो हम जरूर बताएंगे कि कुछ सवाल राना साहब ने मुझसे पूछे स्टॉक मार्केट के बारे में। बूम बस्ट सो कॉल्ड जो होता है कि जी वो ऑन होता है और ऑफ होता है, उसके बारे में बातचीत हमने की। और बहुत सी दीगर ऑप्शंस इनके पास अपने फाइनेंस जो है उसको मैनेज करने से रिलेटेड जो थी। अच्छा, अब इसके अंदर आज जो हमने जो बातें डिस्कस की हैं उसमें दो बातें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। कि पहली बात तो उसके अंदर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है जिसको हमने डिस्कस किया कि क्या कोई स्टॉक मार्केट में ऐसा सीजन लगता है कि जी उस वक्त बूम साइकिल है और उस वक्त बस्ट साइकिल है और आपने सिर्फ उन महीनों में इन्वेस्ट करना है या उस वक्त इन्वेस्ट करना है, या कि हमेशा ही लोग इसमें काम करते हैं। तो इसमें मैंने इनको सबसे पहली बात तो ये बताई है कि तकरीबन 550 के करीब कंपनियां हैं, 30 से ज्यादा सेक्टर हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं होता, वो 2008 हो या वो 2023 हो या 2026 हो, कि जब आप 5 से 15 20 कंपनियां काम की तलाश नहीं कर सकते उनके अंदर के जो ग्रो कर रही हो। हर वक्त बिजनेसेस, कुछ बिजनेसेस ऊपर जा रहे होते हैं। मसलन अगर हम आज की मिसाल लें तो लगता है कि जी जंग हो रही है तो दुनिया में हर बिजनेस जो है वो नीचे जा रहा होगा। व्हाट अबाउट जिन लोगों जो लोग ये मिसाइल बनाते हैं और मिसाइल रोकने की टेक्नोलॉजी बनाते हैं। व्हाट अबाउट पीपल के जो ड्रोन बनाते हैं। व्हाट अबाउट द पीपल के जो जंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाते हैं, इवन बुलेट्स बनाते हैं। जो भी चीजें दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रही हैं। व्हाट अबाउट के जिनके पास ऑयल का जखीरा है। व्हाट अबाउट के जिनके अदर देन दिस रीजन जो डिस्टर्ब रीजन है उनके पास ऑयल कैपेसिटी है मार्केट में बेचने की। तो दुनिया भर में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ कारोबार ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ कारोबार नीचे जा रहे होते हैं। एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, स्टॉक मार्केट में आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो बिजनेसेस अंडर वैल्यूड है, जो आपको सस्ते मिल रहे हैं, उन बिजनेसेस को आप खरीदें। तब तक उन्हें होल्ड करें जब तक वो ओवर वैल्यू नहीं हो जाते या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को वो डैम्पन नहीं हो जाती, यानी मुनाफा कमाने की सलाहियत जो है वो डैमेज नहीं हो जाती, या कंपनी लॉस में जाना शुरू कर देती है तो फिर उसको फौरन बेचो और बेच के भागो उससे। तो ये दो तीन बातें जो हैं इनको आप बड़े अच्छे तरीके से अपने माइंड में क्लियर कर लें कि हर वक्त बिजनेसेस ऊपर भी जा रहे होते हैं और हर वक्त नीचे भी जा रहे होते हैं। 2023 से 2026 में जिसने ईपीसीएल खरीदा उसने गवाया, जिसने 7,000 खरीदा उसने 1 लाख का 34 लाख किया, 3400% उसने मुनाफा कमाया। और जिसने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ली उसने 40 रुपए से 38 रुपए से 191 रुपए पे अपने पैसे को ले गया, 3 गुना 4 गुना 5 गुना किया। अगर मैं दो दो 40 से 2 का लगाऊं तो 5 टाइम्स अपनी वेल्थ को किया। और जिसने बूम बस साइकिल और वीडियोज ही देखी, वीडियो कंपनी की जो है वो देखकर 2024 में दिसंबर में मारी लिया या और उस तरह की कंपनियां ली, तो उन्होंने 30% इधर से भी गवाया और उधर से भी गवाया। सो पहली बात यह है कि वीडियो देखकर कंपनी नहीं लेनी, एनालिसिस करके लेनी है। दूसरी बात, आप हर वक्त पैसा कमाते हैं और हर मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं। जो बेवकूफ़ है वो हर मार्केट में पैसा कमाता है। ये देखें, मैं आपको 2000 से, आपको ये 91 से आपको बता रहा हूँ, 1991 से आप ये देखें कि मार्केट गई, लेकिन क्या 91 में जितने लोग थे, जो असगर 9 लेके बैठा हुआ था, क्या उसने पैसे कमाए? नहीं कमाए। वो तो उसने तो माइनस किए। जिसने इन सालों में ईपीएसएल लिया उसने कमाए? नहीं कमाए। तो आपके डिसीजंस का राइट होना भी, ये एक गलत आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 10 वीडियोस बना कर ये 10 कंपनियां हैं, ये 20 कंपनियां हैं, ये 15 कंपनियां हैं। अच्छा, अब ये 2017 से 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने इसमें भी पैसे कमाए। देखिए, कम्बिनेशन आपकी कैपिटल गेन और डिविडेंड और इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन होती है। 2017 में देखें 40,472 पे था। 2018 में 37,000, तकरीबन 8-9% मार्केट नीचे आ गई। 2019 में फिर वहीं चली गई जहाँ थी। 20 में फिर वो तकरीबन 8% ऊपर चली गई। 21 में तकरीबन वहाँ रही। 22 में फिर वो 40 पे आ गई। यानी अगर ये 6 सालों का मैं ट्रैक निकालूँ
तो 40,472 पे थी 2017 की क्लोजिंग पे, और 2022 की क्लोजिंग पे 40,420, यानी कि 50 पॉइंट नीचे आई 6 सालों में। तो मेरा सवाल है, क्या इन 6 सालों में पैसे नहीं कमाए स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने? क्या इन सालों में? अब मैंने एक और इनसे सवाल पूछा राणा रोमेल साहब से। मैंने कहा, जब मैदान बैंक 84 रुपए का रहा तो 22 रुपए का डिविडेंड देता था, आज वो 500 रुपए का, 450 का, जो भी रेट लगा लें आप, और आज वो 28 रुपए डिविडेंड देता है। तो 84 रुपए के पीछे आप समझिए कि मकान था 84 लाख का, और 28 जो है उसका किराया जो है वो 28 के हिसाब से 84 लगा के आपको 28 लाख हर साल रिकवर हो जाता था। और आज वही मकान 5 करोड़ का है, और आपको उसका किराया जो है साल का वो 28 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो आप, इट इज अ गेम ऑफ परसेंटेजेस। ये स्टेटिक नहीं है, ये दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे जाती है। अब हुआ क्या, पिछले चंद सालों में कुछ बेवकूफ इस मार्केट के अंदर एनालिस्ट बन के बैठ गए हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, जिनका इस मार्केट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो इस तरह की अहमकाना बातें कर रहे हैं, ऐसी स्टूपिड बातें लोगों की, जी ऑन ऑफ को पंखा है जो ऑन ऑफ हो जाता है, ऑन कर दो तो पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, नोट छप छप के गिर रहे हैं, ऑफ हो जाता है तो नोट जो है बंद हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ बिजनेस। और अगर आप इतने गए गुजरे हैं कि 500 550 कंपनियों में से 30+ सेक्टर्स में से 5 से 15 काम की कंपनियां जो आपको ग्रो करती हुई नजर आई नहीं ढूंढ सकते, तो फिर आप इस काम में पैसे नहीं कमा सकते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूएशन है, ठीक है ना? और फिर अगेन कहता हूं कि जो आदमी भी आपको उस्ताद बन के आपके सामने आए, उससे सबसे पहला सवाल पूछें कि उसका तजर्बा कितना है इस काम में, उसने कितने क्राइसिस देखे हैं। मैंने जब अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने उसे कहा था कि सबसे पहले क्राइसिस स्टडी करो, कि क्राइसिस में क्या करना है। चढ़ते हुए काम में तो सारे ही सियाने होते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है, उन सिचुएशंस में क्या करना है। अब आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग मुझे कह देते हैं कि जी मैं एक दो लोगों को, देखें मार्केट में तो इस वक्त 50 लोग हैं, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं करता, एक दो लोग जो कल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पंप एंड डंप की कोशिश कर रहे हैं, जो मार्केट में गंद जिन्होंने डाला हुआ है, उनको मैं मजबूर होकर क्रिटिसाइज किया है कि मेरे पास पिछले 1.5 साल में जितने 1-on-1 सेशन हुए हैं, 80-90% लोग जो पहली बार आए हैं वो उनके डसे हुए थे, उन्होंने वीडियोस देखी और नुकसान किया उनकी वीडियोस देख के। अब आप मुझे बात बताएं कि एक आदमी झूठ बोलता है दिन रात अपने आप को, वो ये ऐसे ही है कि कोई 20 साल का बंदा अपने आप को कायदे आजम कहना शुरू कर दे, लोगों को पैसे दे गए जी मुझे कायदे आजम कहें। कोई शायर नया 2 शेर इकट्ठे जोड़ ले तो वो कहे जी मुझे आयशा इलामा इकबाल कहना शुरू कर दें या गालिब कहना शुरू कर दें। पहली बात तो उस आदमी की नीयत साफ हो सकती है, झूठ कभी भी सही। पहली चीज, वॉरेन बफेट का नाम इस्तेमाल किया, मिस यूज किया, लोगों को पैसे देके कहा मुझे वॉरेन बफेट दो। कराची से पेशावर तक जितने यूट्यूब चैनलों पे पॉडकास्ट पे गए, वही तोते की तरह रटी हुई बातें थी, एंड पे पैसे देके बंदे को कहा मुझे वॉरेन बफेट करो। बूढ़े 50-50 55 साल के 60 साल के जो लोग हैं उनको पैसे दे के, लोगों का भी जमीर नहीं है। उसके बाद अबव ऑल एक एजीएम ही कर डाली। भाईजान सबसे पहले मैं आज राना साहब आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, बर्कशायर हैथवे $7.5 की थी जब वॉरेन बफेट ने एक्वायर की, और $8 लाख का उसका एक शेयर है आज की डेट में। 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर से उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। ये उस बंदे की अचीवमेंट है, 100 साल का उसका रिकॉर्ड है। अब आप मुझे ये कहें कि कोई बंदा, आपको कोई बंदा पैसे दे के कहेगा जी मुझे आप इलामा इकबाल कहना शुरू कर दें शायर, तो मतलब ये अगर धोखा देना उसका मकसद नहीं है तो और क्या मकसद है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर जाली इतना, देखें इतना पैसा जिस बंदे ने 1-1.5 करोड़ रुपया अपनी प्रोजेक्शन पे खर्च किया है, कि लोगों को जाके पैसे दिए हैं, क्या इस तरह के आपने डबल शाह स्कीमें और इस तरह की चीजें पहले नहीं देखी? लासानी कंपनी पहले नहीं देखी कि जो इतने पैसे बना के देगी? हर पाकिस्तान में हर चौथे दिन एक आधा फ्रॉड होता है, और ये यूट्यूबर हैं जो कभी एक तरफ से बोल रहे होते हैं कभी, और ये सहाफी जो हैं, इजी लोड सहाफी, मतलब मुझे तो हैरत है कि इस मुल्क में कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे कि 1.5 साल का एक आदमी का वर्किंग एक्सपीरियंस हो पॉलिटिक्स में, देखिए वो बड़ा जहीन हो सकता है, वो फ्यूचर में हो सकता है कि उन लोगों से भी आगे चला जाए जिनके नाम इस्तेमाल कर रहा है। क्या ठीक। अगर वो ये बात कह रहा है और कहलवा रहा है, तो क्या ये नेक नियति पे मबनी हो सकती है सोच?
ये मैं आपसे पूछना सही। चाहूंगा। अगर कोई भी बंदा ऐसी हरकत कर रहा है तो वो कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड ही प्लान कर रहा है ना, और क्या कर रहा है। सही। अच्छा, फिर वो जो है, जब वो मैंने उनको भी चीज़ों को एक्सपोज किया कि आप डेट्स देख लें कि वीडियो किन डेट्स पे अपलोड हुई, उन डेट्स के बाद उन कंपनियों का रेट किधर से किधर गया और लोग उसके जो विक्टिम बने, तो मैं भाई किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सारे ही इस मुल्क में गवार नहीं हैं। कुछ लोग जेनुअनली भी काम कर रहे हैं, कुछ को काम आता भी है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये जिम्मेदारी कम से कम बन जाती है कि जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चन दे दूं। मैं रिपीट कर देता हूँ अपने सवालात कि नंबर एक, आपको काम करते हुए कितने साल हुए, ये हर बंदे से पूछे मेरे समेत। उसका फैमिली बैकग्राउंड पूछें, उसने कितने बंदों को ट्रेन किया पूछें, कहाँ से ट्रेन किया और वो लोग कहाँ हैं ये जरूर पूछें। और अगर कोई, मैं अपने बारे में कोई बड़े बड़े अलकाबात अपने नाम से लोगों को पैसे दे के लगवाऊं, तो आप पूछेंगे जी इसका क्या सबूत है, आपकी बर्कशायर हैथवे कहाँ है, $7.5 से $8 लाख पे आपका स्टॉक कहाँ पे है, कौन सा ऐसा स्टॉक है। और एजीएम में क्या बंटे खेल रहे थे आप। एजीएम तो होती है बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, और पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी की होती है, यानी एक कंपनी भी नहीं है तो हम उसकी एनुअल मीटिंग कर दें। एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी, ठीक है ना। उस कंपनी का कोई नाम नहीं है और सिर्फ एजीएम है, बगैर कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग किस कंपनी की हो रही है, किसी कंपनी की नहीं हो रही। तो सारी दुनिया बेवकूफ है, तो कम से कम कोई आदमी तो सवाल उठा ले, कोई तो पूछे, सवाल पूछा करे। मैं सीटीए से सर्टिफाइड लाइफ एंड बिजनेस कोच हूं। द आर्ट ऑफ कोचिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न टू गेट द आंसर्स। सवाल पूछने की जरूरत रखें, लोगों से सवाल पूछें, ठीक है, और जवाब मांगे लोगों से। जिस दिन हम सियासत में भी उस लेवल पे आ गए, हम बातें तो बड़ी करते हैं, हजरत उमर की बात करते हैं, इसकी करते हैं, तो उनसे एक आम आदमी ने सवाल पूछा था कि आपका जो कद है, आपकी जो जितनी जिसामत है, वो एक चदर में लिबास नहीं बन सकता आपका, तो ये कैसे बना। सवाल पूछे, सवाल पूछना अच्छी बात है। और उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने अपने बेटे की भी चादर इस्तेमाल की। तो ये 1.5 साल में वॉरेन बफेट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, बर्कशायर हैथवे कहाँ है, कौन सी कंपनी है जिसकी आप एजीएम करते रहे हैं, कौन सी मूवमेंट है, आपको क्या हक है कि मैं फाइनेंशियल मूवमेंट चला रहा हूं, किया आपने क्या है अपनी जिंदगी में। आरफ हबीब साहब तो आकर ये बात करें तो हमारी समझ में आती है पीआईए खरीदा है, तो आप आपने किया कुछ नहीं है। गुलेल से आप चिड़िया मारते रहे हैं और बंटे खेलते रहे हैं, और आप अगर अपने आप को वॉरेन बफेट कह रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि आप एक अमीर घर में हैं, आपके पास पैसे हैं, तो झूठ को सच, सच को झूठ नहीं होना चाहिए। बाकी जिन लोगों की वैल्यू ऐड हो रही है भाई, जो बंदा आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, जरूर उसे फॉलो करें, लेकिन उस बंदे से इतनी दरखास्त करें कि झूठ ना बोला करे। हमारा जो एतराज है वो झूठ बोलने पर है, लोगों को बेवकूफ बनाने पर है। और अगर मैं कोई झूठ बोलता हूं तो प्लीज मुझे भी एक्सपोज कर दें। मैं सिंस 67 आपको बैक अपने ट्रैक दे देता हूँ फैमिली का। 1989 से मैं एग्जैक्टली लोकेशन बता सकता हूँ, मैं किस दफ्तर में बैठ के मैंने ट्रेनिंग का आगाज किया, किन लोगों के साथ मैंने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। तो ट्रैक रिकॉर्ड जरूर, घर में हम नौकर भी रखते हैं ना, तो उसका शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। सही बात कह रहा हूँ राणा साहब के नहीं। बिल्कुल जी, इसी तरह होता लाखों है, बिल्कुल। लाखों करोड़ों रुपया किसी के हवाले करने से पहले जब आप उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, कोई उसको आप नहीं आजमाएंगे, तो फिर आप किसी ना किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और फिर बाद में आप मार्केट को गालियां देंगे, कहेंगे कि जी ये बिजनेस ही खराब है, ये मार्केट ही खराब है। मार्केट खराब नहीं है भाई। आप डबल शाह को क्यों पैसे दे रहे थे, आप क्यों ऐसी कंपनियों में सरमाया लगाते हैं, क्यों ऐसे नौसरबाजों को वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई करके करें, जो काम करना है आपने जरूर करें। और इसके बावजूद भी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर किसी कोई आदमी आप में वैल्यू डाल रहा है, लेकिन उनसे इन सवालात के जवाब जरूर पूछें। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि बर्कशायर हैथवे कहाँ है, $1 ट्रिलियन की कंपनी, आप जरूर वॉरेन बफेट की लाइन, फिर उससे बढ़ के काम भी तो करके दिखाएं ना। हम अगर बुर्ज खलीफा वालों ने कहा कि जी हमारे पास सबसे दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो वहां आप जाएं तो वहां पे ये मीनार पाकिस्तान लगा हो 103 फुट का, तो ऐसे तो फिर बात नहीं ना बनती। आप साबित करें ना, देन वॉक योर टॉक। आप जो क्लेम्स कर रहे हैं, उन क्लेम्स का सबूत देना आप पे जिम्मेदारी है। जिन लोगों को पैसे दे के आप वॉरेन बफेट कहलवाते हैं, फिर आप साबित करें आपको किस बुनियाद पे वॉरेन बफेट कहा जाए, ताकि हम भी आपसे माजरत करें,
हमें भी अपनी आप कंपनी की बैलेंस शीट आप दिखाएं, हम देखेंगे जी कंपनी की क्या बैलेंस शीट है, कितने खरब रुपए का टर्नओवर है, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की आपकी मूवमेंट है। बस लफाफे ही, सिर्फ गप्पे ही, बातें ही। और इसी चीज से मैं खिलाफ होता हूं कि इस कारोबार को सबसे ज्यादा नुकसान बातें पहुंचाती हैं। गलत लोग जो वैल्यूएशन निकाल के दे रहे हैं वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा मकसद तो भाई आप लोगों को एजुकेट करना है। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, आई डैम केयर। जिससे हमसे रब्ता करना हो भाईजान, वो गूगल पर जाए, जवाहर हफीज लिखें तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ जाती है। उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीनों आपके सामने पॉपअप कर जाती हैं विंडोज, जो उसमें आप पहली में हमारे कंप्लीट प्रोग्राम की डिटेल, दूसरी के अंदर टेस्टिमोनियल्स, और तीसरी को क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से हमें रब्ता कर सकते हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं रब्ता, दे आर मोस्ट वेलकम। भाईजान कैसा रहा आपका इंटरव्यू? को वैल्यू भी डली या सिर्फ हमने वॉरेन बफेट को ही एक्सपोज किया है, लंडा बाजार का वॉरेन बफेट? नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा, काफी मालूमात मिली मुझे। और ये मुझे था कि खास तौर पे डिविडेंड पे था, थोड़ा सा वो आपने क्लियर कर दिया है। और ये भी आपने मुझे ठीक बताया कि स्लोली आप इसमें ऐड करें तो वो बेहतर है। स्लो बेहतर है सर, वो बहुत फास्ट चलने से सहज पके सो मीठा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कीप इट स्लो मैन, कीप इट स्लो, डोंट रश। अगर आप रश करेंगे तो मसला फिर खराब हो जाता है और गलत फैसले हो जाते हैं। खुश रहें, वही अपना आपने बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदा।